नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हमारा खास शो जनता जाने में है। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की। रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती है, एक्शन मोड में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया जा रहा। एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर शिकंजा भी कस रही, लेकिन बावजूद इसके सिस्टम में छिपे कुछ घूसखोर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। फरीदाबाद और यमुनानगर और कैथल की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फरीदाबाद मुजेसर थाने में 30,000 की रिश्वत लेते एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। 1 लाख में सौदा तय हुआ। आरोपी 70,000 पहले ही ले चुका था। यमुनानगर के कस्बा छछरौली में मार्केट कमेटी के एक अधिकारी ने आड़ती का लाइसेंस रिन्यू करने के नाम पर उससे 30,000 रुपए की रिश्वत ली। इधर कैथल में पुंडरी चौकी का एएसआई 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। 3 जिले नहीं आए, बल्कि कहीं ना कहीं से आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं और सुर्खियों में छाते हैं। अब सवाल यही है कि रिश्वतखोरी पर लगाम आखिर कब लगेगी। सख्ती के बावजूद भ्रष्टाचारी बेखौफ क्यों है, उनके अंदर कोई खौफ पैदा क्यों नहीं हो पा रहा। हालांकि बेहतर बात यह है कि इन तीनों जगहों पर जो रिश्वतखोरी का मामला उजागर हुआ, वहां पर सख्ती के साथ उनसे निपटा भी गया। जानकारी मिलने के बाद एजेंसियों ने उन पर शिकंजा भी कसा। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे कई मामले और भी होंगे जो कि सामने नहीं आ पाते होंगे। हालांकि रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन कई बार मजबूर करके रिश्वत लेने के लिए कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है जिसमें आदमी फंसता जरूर है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की मुहिम लगातार जारी है। सरकार की तरफ से सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही काम करने का आदेश दिया गया है और कई मामले इसकी वजह से उजागर भी हुए। लोगों ने शिकायतें भी की, लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। अपनी तरफ से उनका विश्वास सरकार के ऊपर है, एजेंसियों के ऊपर है। इसी वजह से वो शिकायत भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, और आप देखिए 3 तस्वीरें हैं फरीदाबाद, यमुनानगर और कैथल की, जहां पर लाइसेंस रिन्यू करना हो या फिर मामले को रफा दफा करना हो, उसमें पुलिस विभाग के लोग, अलग अलग और विभागों के लोग शामिल थे जिनके खिलाफ शिकायत मिली और उसके बाद जो टीम थी उन तक पहुंची और फिर उनको अपने शिकंजे में भी लिया है। लेकिन जो मामले उजागर हो रहे हैं, ये सिर्फ 3 मामले नहीं है, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे मामले उजागर हुए और इसी को लेकर राजनीति शुरू होती है कि सरकार का कहना तो जरूर होता है, लेकिन उसका असर क्या प्रशासनिक अमले पर पड़ता है, वो खौफ आखिर पैदा क्यों नहीं हो पाता है। आखिर इनमें इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है, यह सवाल विपक्ष भी पूछता है कि अगर वाकई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लागू है और वो काम कर रही है तो अब तक उसका खौफ तो होना चाहिए था। यह सियासत का एक मुद्दा भी बन जाता है। हालांकि इस मुद्दे पर अगर हम देखें तो तमाम अलग अलग राज्यों में जो सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती हैं, उनका अपना एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, और उसका असर या असर नहीं होता, दोनों ही दिखाई देता है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी मनोहर सरकार, जब से हरियाणा में सरकार बनी तब से ही लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाती दिखाई दी और उसका कई मामलों पर असर भी दिखाई दिया। लोगों का भरोसा तब बढ़ा जब कई मामलों को उजागर किया गया, और ना सिर्फ उजागर किया गया बल्कि जो भ्रष्टाचारी थे, जिन लोगों ने रिश्वतखोरी की थी या फिर करने के लिए लोगों पर दबाव बनाया था, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया गया। लेकिन बावजूद उसके कुछ मामले जब सामने लगातार आते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ऊपरी स्तर पर जो असर दिखाई देता है वो निचले स्तर पर अभी भी नहीं पहुंच पाया है, या फिर पैटर्न बदल लिया भ्रष्टाचारियों ने। जो तरीका पहले वो अपनाते थे, क्या उन तरीकों में बदलाव कर लिया है और उसी वजह से भ्रष्टाचार के मामले अभी भी जारी हैं। अब वहां पर दूसरा सवाल यह भी है कि जब इसकी शिकायत मिलती है तो एजेंसियां एक्शन लेती हैं और फिर सरकार का भी तर्क होता है, एजेंसियों का भी तर्क होता है कि हमने फौरन शिकायत मिलने के बाद एक्शन लिया है। जो ऑफिसर्स या जो कर्मचारी इस तरीके के मामलों में शामिल दिखाई दिए या शामिल रहे, उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लेकर उन पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। ये 3 तस्वीरें फरीदाबाद, यमुनानगर और कैथल की, जहां पर अलग अलग शिकायतें थीं। कहीं पर कोई लाइसेंस का रिन्यूअल करने के नाम पर पैसा मांगा गया था और कहीं पर कोई मामला रफा दफा करने के लिए दबाव बनाया गया था। जब इसकी जांच की जानकारी मिली और इस पूरे मामले की जानकारी एजेंसी को मिली तो उसके बाद वहां पर छापा मारा गया और इन सबको अपनी गिरफ्त में लिया गया। प्रश्न फिर भी उठता है कि आखिर निचले स्तर पर यह असर अब तक क्यों नहीं हो पाया है, जो कि सरकार की नीतियों का असर होना चाहिए था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राजेश चेची हैं, डीएसपी पूर्व, सीएम फ्लाइंग
बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। हमारे साथ विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है विधु आपका। और रमन सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रमन जी आपका। रजत पंजेटा भी हैं, इन प्रवक्ता हमारे साथ। विधु रावल जी सबसे के पहले साथ हमें डिबेट करने सवाल इस बात का कि जो सरकार का खुद का अपना एक न्याय प्रक्रिया का तरीका होता है, राजेश जी मैं चाहूंगा कि शुरुआत आपसे ही करूं। वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और उस पॉलिसी का असर दिखता तो है, लेकिन जमीनी तौर पर अभी भी मामले जब उजागर होते हैं तो लगता है कि कुछ कमी है। राजेश जी अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ मैं अनम्यूट हूँ, जी पर मैं बोलिए। क्वेश्चन आपका फॉलो नहीं कर पाया, बीच में इंटरप्शन हो रही थी। सवाल मेरा है कि सरकार अपनी तरफ से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पहले ही बना चुकी है और तमाम मामलों पे एक्शन भी हमने सख्त देखा है, लेकिन फिर भी जब मामले और भी लगातार आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या भ्रष्टाचारियों ने, रिश्वतखोरों ने अपना पैटर्न बदल लिया, तरीका बदल लिया बचने के लिए? दरअसल ये तो सारा कुछ आप देख ही रहे हैं कि सरकार की जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो ऑब्वियसली लागू हो रही है। अदरवाइज तो इतने मेरे को नहीं लगता कि इतने केस जिस तरह से निरंतर रूप से पकड़े जा रहे हैं कि कभी पकड़े गए हों। बेशक से तरीका बदल लिया हो, परंतु हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो निरंतर क्रैक कर ही रहे हैं। रोज आप हफ्ते में कई केस देख रहे होंगे। ठीक है विधु रावल, राजेश जी का मानना है कि हाँ, अगर मामले हैं तो मामलों पर एक्शन भी है, और तभी शायद सरकार ये कहती है कि अगर मामले हो रहे हैं तो हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ही ये उजागर हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता है रिश्वतखोरी को, भ्रष्टाचार को। कहते हैं कि खर्ची पर्ची तो बंद हो गई होगी, लेकिन तरीका बदलकर अब कुछ नया शुरू हो गया है। अतुल जी, एक पुरानी कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस प्रकार से हमारे विपक्ष का आचरण रहा है, इस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारा जो विपक्ष है वो भ्रष्टाचार में नच से लेकर नाखून तक लिप्त रहा है। इसलिए देश की और प्रदेश की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आज वो हाशिए पर हैं अपने भ्रष्टाचारी आचरण के तहत। तो उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई लेक्चर जो है उसकी कितनी वैलिडिटी है ये आप जानते हैं और दर्शक आपके जानते हैं। लेकिन आज बड़ी न्यूज क्या है? बड़ी न्यूज ये है कि आज जो खबरें बनती है वो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बनती है। एक समय था जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करवाने के लिए किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन करने पड़ते थे, कोर्टों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। किस प्रकार देश के अंदर कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, उस कॉमनवेल्थ के घोटाले पर हमने कहा एफआईआर दर्ज करो। सारे देश को पता है घोटाला हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन उसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करवाने कौन गया? भाजपा के एमपी जो हैं मुंबई साउथ से किरट सोमैया, उन्होंने जाकर कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज की, जिसको कहते थे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाद में सुरेश कलमाड़ी जो आईओए के अध्यक्ष हैं वो जेल में गए और उस पर भ्रष्टाचार भी मिला और भ्रष्टाचार विरोधी जो है कानून के तहत उन पर कार्रवाई। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जो खुद को मिस्टर क्लीन कहा करते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन पर वो बोलते रहे अगर कुछ घोटाला हुआ है तो घोटाला ए राजा या कनिमोझी ने नहीं किया, वो मैंने किया, ऐसा कहते रहे। ए राजा को बचाते रहे। पूरे का पूरा विंटर सेशन याद कीजिए, वो शब्द हो गया था। हमने पूरा दबाव बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज कब हुई? जब हमारे जो है नेता सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए, कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई। उसका नतीजा ये है कि जब दोबारा रीऑक्शन हुआ तो 20,000 करोड़ का राजस्व हमें बढ़ा और बाकी लोगों पर कार्रवाई चल रही है। जब कोयला घोटाला की बात हुई तो हमने कहा कि कोयला घोटाला है, सीएजी की रिपोर्ट आई, सबने बताया कोयला घोटाला है। ये आकर जीरो लॉस थ्योरी बताते रहे कपिल सिब्बल जैसे विपक्षी हमारे, और बाद में जाकर हमने हमारे नेता रविशंकर प्रसाद कोर्ट में गए, कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवाई और उसके बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। ये हमारा विपक्ष के समय आचरण था। हमारा पक्ष के समय क्या आचरण है? हमारे विपक्षी सोए होते हैं, अगले दिन अखबार पढ़ते हैं और पता चलता है कि फरीदाबाद में ये कार्रवाई हो गई, कैथल में ये कार्रवाई भाजपा की सरकार ने कर दी। किस प्रकार से भ्रष्टाचार का काल बन चुका है भाजपा, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल है, वो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और फिर कहते हैं घोटाला हो गया, घोटाला। अरे भाई घोटाला नहीं, घोटाले पर कार्रवाई हुई है। आप सोकर उठे हैं अभी। आप कुछ लोग, हम जानते हैं हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल तिहाड़ भुगत कराए हैं। हम जानते हैं कि जो 3 महीने बड़ी बड़ी घोटालों की बात थी, इसके अलावा भी हमारे जो दूसरे जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी वाले, जो इस डिबेट से ही भाग गए, वो इसलिए भाग गए क्योंकि उनका कोई लोकल स्टैंड आए नहीं है, उनका कोई मोरल ग्राउंड नहीं है। उनके नेता जो है, उनका जो नेता है अतुल जी, उनके नेता, उनके दोनों नेता, उनके माँ और बेटा
भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में जमानत पर बाहर है, इसलिए इन लोगों के पास लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ एक काम करते हैं, अपने नहीं, वाकई ये थोड़ी ताज्जुब वाली बात है कि जिस बात को मुद्दा बनाया जाता है उस बात पर चर्चा तक नहीं हो पाए और पहले ही चले जाए। मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि शायद वो चर्चा में अब नहीं है। पंजेटा साहब, विधु रावल का कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ और उस पर कार्रवाई हुई ये खबर है, ना कि भ्रष्टाचार हुआ ये खबर है। क्या इतने तक सीमित कर दे इसको? क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारे लिए मुद्दा, हुड्डा साहब को मैं पिछले दिनों सुन रहा था, उनका कहना था कि मेरे लिए मुद्दा भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, रोजगार का मसला है, लेकिन उस पर बोलने से पहले ही प्रवक्ता चले गए। जो बात विधु रावल ने कही है, क्या उसको हम माने कि हां अभी भी हो तो रहा लेकिन उस पर एक्शन हो रहा, ये बेहतर बात है? या दूसरा ये सवाल अभी भी लाजमी है कि कुछ मामले तो सामने आते हैं, हो सकता है बहुत सारे हों जो कि सामने ना आ पाते हों। देखिए अतुल जी, मैं डिबेट की शुरुआत तो इस कदम की तारीफ करने से शुरू करने वाला था, मगर विधु रावल जी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो अब मेरे को उसी हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। तो और जो कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट छोड़ के गए हैं, वो मैंने सुना अभी, वो विधु रावल जी का विरोध दर्ज कराते हुए अंडर प्रोटेस्ट कि मैं विधु रावल जी के साथ डिबेट नहीं करना चाहता, वो ये कह के छोड़ के गया। और रही बात, देखिए फिर भी मैं मैं बड़ा फेयर किस्म का आदमी हूँ। पहले तो मैं ऐसे कोई भी कदम की कहीं पे भी भ्रष्टाचार के ऊपर चोट लगती है, क्योंकि ये जनता का पैसा लेते हैं और जनता को ही तंग करते हैं। अब आज डिबेट की वैसे हरियाणा में जो अफसरों के ऊपर जो कार्रवाई का जो मुद्दा है, वो आज वो मुद्दे के ऊपर आपने डिबेट रखा था। चलो, जिस हिसाब से भाजपा के प्रवक्ता लेके गए उस पे भी, उन बिंदुओं पे भी आएंगे। लेकिन देखिए अतुल जी, होता क्या है, जनता की गाड़ी टैक्स पेयर्स के खून पसीने की कमाई है, अफसर को ये समझना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, क्वालिफाइड हैं, आप हैं, राजेश जी बैठे हैं, और लेकिन वो पढ़ के लिख के अगर आप एक जगह पहुंचते हैं तो एक तो आपकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ती है, बिल्कुल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। अगर आप जनता को परेशान करने लग जाएंगे, वो सरकार का ही सीधा रिफ्लेक्शन है कि सरकार ही जिम्मेवार है। तो ऐसे अफसरों को तो मुझे लगता है कोई हक ही नहीं है, उनको तो सीधा टर्मिनेट कर देना चाहिए, और अच्छे जो ईमानदार लोग हैं उनको ऐसे सिस्टम में आना चाहिए कि पूरा सिस्टम बदनाम ना हो और जनता का विश्वास ना उठ जाए। अब इन्होंने जो विधु रावल जी ने एक थोड़ा टॉपिक छेड़ा, तो मैं उनसे 2-4 नाम पूछूंगा उनसे। हेमंत बिस्वास, वाटर घोटाला, उन पर कहां पर एफआईआर दर्ज है? एक मिनट, नहीं, साथ एफआईआर नंबर बताइए, ऐसे किसी को बदनाम मत कीजिए। उन पर कौन से न्यायालय में, कौन से थाने में, कहां पर एफआईआर दर्ज है? एफआईआर का नंबर बताइए। उन्होंने बड़े प्रतिष्ठित टीवी चैनल, ये रट्टा मारकर नहीं चलेगा काम। अतुल जी, इनसे कहिए कि कहां पर एफआईआर दर्ज है, कहां पर जांच हो रही है, इन्होंने कहां पर कंप्लेंट की हुई है? अच्छा, एक मिनट विधु एक मिनट सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब आप दे दीजिएगा। पंजेटा साहब को बोलने कहें तो मैं भी छोड़ देता हूं डिबेट। नहीं बोलिए। अरे पंजेटा साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं, आप बोलिए, वो आपको सुनेंगे। हाँ, विधु रावल सुनिए जरा। अकेले देखिए जी, ऐसा है, येदियुरप्पा का माइनिंग घोटाला सब जानते हैं, और हाल ही में अजीत पवार जी के ऊपर क्या हो रहा है? ये अभी कहां पर केस दर्ज है भाई? 70,000 करोड़ का इन्होंने आरोप लगाने से घोटाला नहीं होता। अजीत पवार जी के ऊपर इन्हीं की अभी तक, जब तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये ऐसी वॉशिंग पाउडर पार्टी है जो नारायण राणे के ऊपर महाराष्ट्र में लैंड घोटाला था, जय पांडा के ऊपर पीएमएलए घोटाला था, मुकुल रॉय के ऊपर मतलब आपके सहयोगी थे ना अब तक अजीत पवार। श्री बिंदु अधिकारी पे शारदा घोटाले में उनका नाम था, गूगल करके देख लीजिए, मेरे पे क्या पूछते हो, वहां डिटेल आ जाएगी। उसके बाद व्यापम घोटाला सब जानते हैं मध्य प्रदेश का। उसके बाद हसन, क्या बातें कर रहे हैं? अरे सारे जिनके नाम ले रहा हूँ, आप गूगल अरे साहब, इन पर कहां पर एफआईआर? अच्छा, अब दोनों को आपको रोकूंगा। देखिए, जो चर्चा थी हमारी वो भ्रष्टाचार पर थी, रिश्वतखोरी पर थी, लेकिन अब उसके 2 हिस्से हैं। एक है अधिकारी कर्मचारी, वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर एक्शन हुआ, ये मुद्दा था, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये चर्चा हो गई सियासी। पंजेटा साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल बेहतर बात है। बीजेपी कभी किसी पर आरोप लगाती थी, आज कुछ लोग उनके साथी हैं। आप भी कभी किसी पर आरोप लगाते थे, वो भी कभी आपके साथी रहे हैं। तो जो सियासी भ्रष्टाचार है ना, उस पर तो मुझे लगता है कि शायद ना आप बोल पाएंगे और ना ही विधु रावल बोल पाएंगे। वो प्रश्न अलग हो जाता है। बिल्कुल मुद्दा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन किसके ऊपर आरोप है? फिर तो कांग्रेस के ऊपर जो कि चले गए,
ठीक है, उनकी तरफ से ऑफिशियल वो स्टेटमेंट है कि विधु रावल के साथ वो नहीं बैठते हैं, उन्होंने बोला और चले गए। लेकिन जो सियासी भ्रष्टाचार है वो तो मुझे लगता है कि शायद देश का मुद्दा ही नहीं है। वो मुद्दा तो अपने हिसाब से तय होता है, जब साथ में आ जाए तो सब कुछ धुल गया, और जब साथ से चले जाएं तो फिर उन पर आरोप है। अब उस मुद्दे को फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, जो भ्रष्टाचार अधिकारियों कर्मचारियों का है, जहां पर सरकार का एक्शन है या एक्शन नहीं है, उस पर आते हैं। मैं उस मुद्दे को अभी फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूं। राजेश जी, अब देखिए सियासी भ्रष्टाचार पर तो आपको भी पता है कि कितना आप लोगों पर भी दबाव रहता होगा, वो आपका अनुभव है। लेकिन भ्रष्टाचार जो कि रिश्वतखोरी का है, अधिकारियों के लेवल पर, कर्मचारियों के लेवल पर, थाने के लेवल पर, उस पर आपको ये संतुष्टि है कि हाँ, जितना एक्शन लिया जाना चाहिए वो लिया जा रहा, उसका स्तर और बड़ा होना चाहिए, और उससे बदलाव कितना बड़ा दिखाई दिया है? म्यूट है राजेश जी। अतुल जी, म्यूट है ये। राजेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो, हाँ जी, हाँ, सॉरी। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से रेड्स हो रही हैं, जिस तरह से पकड़ा जा रहा है, जो ग्राफ जो जहाँ 1 साल का जो फिगर होता था रेड हैंडेड पकड़े जाने का, वो अब 1 महीने में हो जाता है उतना। तो उसके होने से सरकारी अधिकारी कर्मचारी पहले से बहुत सुधार में हैं, जो आप महसूस करेंगे कि विजिलेंस वालों को भी मशक्कत करनी पड़ती है अब ढूंढने में केसेस, और वो फिर भी वो पकड़े जा रहे हैं। तो सुधार है, निश्चित रूप से सुधार है, कोई डाउट नहीं है। परंतु ओवरऑल जिस तरह से अभी रावल जी और रजत जी जिस तरह से बातें कर रहे थे, तो ये पूरे समाज को भी थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, क्योंकि देने वाले को भी थोड़ा सा, जिन मामलों में देने वाला ही सरेंडर करता है या देने वाला खुद प्रेशराइज करता है कि जी मैं दूंगा, तो वहां पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि विजिलेंस वहां अप्रोच कर पाए। तो इसमें लोग जब अवेयर होंगे ज्यादा, वो उसमें आप अच्छा माध्यम है जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, कि लोगों को अवेयरनेस और फैले कि भाई जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो बैठा हुआ है, जो तनख्वाह ले रहा है, जैसा रजत जी कह रहे हो, सही बात है कि आपके पैसे से जो तनख्वाह 1-1 रुपया टैक्स जो जुड़ता है पब्लिक से लिया जाता है, उससे हमारे को तनख्वाह मिल रही है। तो कोई एहसान नहीं कर रहा है, अगर कोई किसी का काम कर रहा है वो इस चीज के लिए पाबंद है। मैं यूनाइटेड नेशन में 1 साल रहा हूँ, कोई सोचता भी नहीं था कि मेरे को पैसे लेके काम करना है या पैसे देने हैं। ना देने वाला सोचता है, ना लेने वाला कभी। तो उस धीरे धीरे हमारा देश भी जा रहा है उस लाइन पे, और होगी सुधार और होएगा, चल रहा है प्रोसेस। चलिए, राजेश जी ने बेहतर बात कही, और इसीलिए मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि एक पहलू सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं है, रिश्वत देने वाला भी अपराधी होता है, उसको भी अपराध की श्रेणी में ही डाला जाता है, और उसमें भूमिका समाज की बड़ी हो जाती है। विधु रावल, जब प्रश्न उठता है ना, तो रजत पंजेटा साहब के पास मौका होता है, और विपक्ष में जो होता है उसके पास वाकई ये मौका होता है, उनका कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों पर आप लोग भी आरोप लगाते थे, जब आपके साथ आ गए तो आज आप कह रहे हैं कि बताइए FIR नंबर कहां है। यही तो समस्या है, FIR नंबर ही तो नहीं होता है सियासी लोगों के लिए, वो आपके कभी साथी होते हैं, कभी उनके साथी होते हैं, कोई उसमें बचा हुआ नहीं है। नहीं, ये कहना कि हम में सब नंगे हैं, ये कह कर कांग्रेस ने इस देश पर 50 वर्ष से अधिक राज कर लिया। उनको सूट करता था ये कहना। हम तो पहले दिन से कहते हैं दैट वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम अन्य दलों से भिन्न हैं। और इसलिए जब मैं ये करारा बोलता हूं ना, अब जब मैं ये एक तथ्य की बात है कि 10 साल तिहाड़ के अंदर चक्की पीसिंग कर आए हैं चौटाला साहब। इसके बाद ये सच की बात है। ये सच सुनकर अगर इनेलो का प्रवक्ता भागना चाहे तो भाग जाए। अगर मैं सच बोलूंगा, अगर मैं माँ और बेटा के खिलाफ सच्चे जो आरोप हैं वो बोलूंगा, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। ये मीडिया और दर्शक तय करें कि क्या विधु रावल करारा बोलना बंद कर दे, क्या उसके बोलने पर कोई अपशब्द बोले, कोई गाली निकाले ऑन एयर, तो क्या उसका क्या बर्ताव होना चाहिए। ये गाली निकाल चुके हैं पहले, जब गाली निकालने के हमने सजा दी तो अब ये जो है भाग कर जा रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन विधु रावल और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है उसकी कमिटमेंट है, सच्चाई के प्रति कमिटमेंट है, वो सच्चाई के प्रति कमिटमेंट नहीं टूटेगी। इस प्रकार से क्या ये तथ्य की बात नहीं है कि जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इनके सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड घोटालेबाज हैं। फिर मैं जब ये नाम लेते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी का, जिनके साथ कर्नाटक चुनाव में मैंने प्रचार किया है, मैं उनके साथ 2 दिन रहा, मैंने उनसे भी ये पूछा, मैंने कहा इस प्रकार से क्यों बोलते हैं। बोले मैंने इन पर डेफर्मेशन का केस भी किया हुआ है। लेकिन ये बाजी नहीं आते लोग,
इसलिए मैं टीवी चैनल पर बोलता हूं, भैया आपको मैंने बताया आपके नेता 10 साल तिहाड़ भुगत कराए, मैं एफआईआर नंबर दे देता हूं। 3-3 कोर्टों द्वारा महंगे महंगे वकीलों की फौज के बावजूद कोर्ट ने एक दिन भी सजा कम नहीं की। जेल से बाहर आए, 1 साल के भीतर फिर चले गए आय से अधिक संपत्ति में। मेरा कसूर थोड़ी है, आपने ऐसे व्यक्ति को अपना नेता बनाया हुआ है। अगर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है तो ऐसी ठीक है, देखिए मैंने तो इसीलिए कहा ना कि वहां भ्रष्टाचार सियासी और दूसरा दोनों को अलग अलग सेगमेंटाइज मैंने कर दिया। अभी तो मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा सवाल, उसके बाद में जाऊंगा पंजेटा साहब के पास। मेरा प्रश्न यह है कि वो सियासी एक उठापटक आरोप प्रत्यारोप चलता है, चुनाव तक चलता है, चुनाव के बाद भी चलता है, वो चलता ही रहेगा इस देश में। लेकिन जो भ्रष्टाचार आम आदमी को सीधे प्रभावित करता है, उस पर दबाव बना देता है, वो बड़ी मुश्किल से यहां वहां से पैसे इकट्ठे करके फिर जाकर देता है और खुद भी अपराध करने को मजबूर होता है, उस पर आपको लगता है कि आपकी सरकार के दौर में एक अच्छा काम हो रहा है? कार्रवाई के एंगल से उसको हम देख सकते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ, रिश्वतखोरी हुई, तो वो पकड़ी भी गई। हुआ। मैं जरा सा एक लाइन में पिछली बात अपनी पूरी कर लूं, उसके बाद इस वाक्य का दूंगा। ठीक है। इन्होंने 2 नाम लिए, शारदा घोटाले में नाम लिया मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय शारदा घोटाले से हमारी भाजपा में आने से पहले क्लीन चिट हो चुकी थी, वो भाजपा में भी आ गए और अब वापस टीएमसी में भी चले गए। इन बातों से क्या सरोकार है? यानी आधी इंफॉर्मेशन लोगों को परोसना ताकि पेंट ऐसा हो कि जैसे हम भ्रष्ट हैं ऐसे भाजपा पर भी दाग लगा दो। अब आपके बात पर सीधा आते हैं, जनता को क्या लाभ दिया? देखिए, हम जानते थे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने आकर राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था हम ऊपर से 1 रुपए भेजते हैं, नीचे जो है केवल गांव तक 15 पैसे पहुंचते हैं। आज मोदी जी ने वो व्यवस्था खत्म कर दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जब मोदी जी 2000 की पहली किस्त भेजते तो 1999 रुपए 99 पैसे नहीं पहुंचते, पूरे के पूरे 2000 पहुंचते हैं। अब हमने हरियाणा के अंदर कहा कि किसानों का भुगतान उनके खाते में होना चाहिए, किसी आड़ती के पास नहीं होना चाहिए। अब ये खुद को किसान हितैषी पार्टियां कहने वालों को तो इसका स्वागत करना चाहिए था। हुआ क्या? इन लोगों ने विरोध किया। इसके तहत हमने 2 दर्जन से अधिक नागरिक सुविधाओं को सिटीजन चार्टर पे लगा दिया। अतुल जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भ्रष्टाचार में के 99% मामले गलत काम करने के लिए भ्रष्टाचार नहीं करता कोई कर्मचारी, काम को डिले करके भ्रष्टाचार का उपयोग, भ्रष्टाचार के द्वारा पैसे कमाता है। हमने कहा कि नहीं, हम सिटीजन चार्टर जो है शुरू करेंगे, एक जन्म प्रमाण पत्र कितने दिनों में मिलना चाहिए इसको तय करेंगे। अब इसका भी विरोध कर रहे हैं। हमने कहा हम पोर्टल व्यवस्था द्वारा पर्ची खर्ची सिस्टम पर तो पहले हम अटैक कर चुके थे, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की, हम तो टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहे थे, लेकिन हमारे हर कदम का इन लोगों ने जवाब ले लेता हूं। विदु इसका जवाब ले लेता हूं, समय थोड़ा कम है। पंजेटा साहब, सियासी आरोप प्रत्यारोप उस पर आपने भी अपनी बात रख ली, उन्होंने जवाब भी दिया। उसको फिलहाल छोड़कर जो असल मुद्दा हमारा था कि भ्रष्टाचार जो कि इस स्तर पर होता है, थाने के स्तर पर, कर्मचारी के स्तर पर, अलग अलग विभागों में, कुछ संतुष्टि है इन लोगों को कि हाँ कम से कम हो रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है, और सुझाव अगर है कि हाँ और सुधार हो सकता है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सुझाव देने का अधिकार है। देखिए अतुल जी, ऐसे नहीं हो सकता कि अगर हमारा सामने वाला प्रवक्ता किसी मैं सहमत हूं, आपकी बात से सहमत हूं, इसलिए मैंने वो बात रखी। उन्होंने दो बारी नाम लिया चौटाला साहब का, और जैसी भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। अब बोले साहब को बोले, विदु आपको उन्होंने सुना है, आपके बीच में बोला क्या? आपको थोड़ा सा संयम रखिए। आप मुझे एक अगली बारी डिबेट में आए तो मुझे करप्शन का 1 रुपया बताइएगा कि किस व्यक्ति ने 1 रुपया भी दिया है। जब आप अगली बारी 10 साल की सजा क्यों हुई थी? सुनिए, आप ये बता दीजिए हमें, क्यों हुई थी 10 साल की सजा? स्वतंत्रता के संग्राम में गए थे, आजादी का आंदोलन लड़ा था उन्होंने। गए थे, 19 महीने रह के आए हैं, 20 महीने भी रह के आए हैं। आजादी के समय भी रह कर आए हैं। कौन सा नेक काम किया था? आजादी के समय भी रह के आए हैं। कौन सा नेक काम किया था? नेक काम कौन सा किया? रह के आए जेल में। नेक काम क्या किया? अभी बताता हूँ नेक काम आपको। हरियाणा के ऊपर कर्ज नहीं चढ़ने दिया, सबसे बड़ा नेक काम किया आपने। 4 लाख इसलिए जेल में भेज दिया, इसलिए जेल में भेज दिया। जनता को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। हाँ, सप्लीमेंटरी चार्ज, जनता को बेवकूफ समझते हैं आप लोग। महंगे महंगे वकील आपके लिए पेश हुए, मर्डर करके आके जो लोग एक्विट करवाने की हिम्मत रखते हैं, ऐसी ऐसी दावे करने वाले लोग नहीं है। अतुल जी, एक मिनट विदु, अब समय नहीं है, मैं चाहूंगा अब ये काउंटर बंद होना चाहिए। देखिए, एक डिबेट की मर्यादा होती है, अब ये काउंटर बंद करिए। आपने अपनी बात रखी है, उनको सुनिए। अगर फैक्चुअल कुछ मिस्टेक आएगी उस पर काउंटर कर दीजिएगा, ठीक है? पंजेटा साहब, मैं इस टाइप का प्रवक्ता नहीं हूँ, या किसी को छेड़ता नहीं हूँ, कोई छेड़े वैसे छोड़ता नहीं हूँ। समझ में आ गया आपको? अरे भाई धमकाओ ना, बात रखो, धमकाओ मत, बात रखो, बोलाओ मत, बात रखो, बोलाओ मत, बात रखो। एक भाग चुका है, तुम भी जा सकते हो। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं विदु, ऐसे नहीं।
पंजेठा साहब हम बाद में शुरू करें, समय नहीं है सर। चैनल चैनल आपके हाथ में है क्या? इनको भी धमका के चलाते हो क्या? इनको भी इंस्ट्रक्शंस देते हो क्या? नहीं भाई, ना तो चैनल को आप लोग धमका सकते हो, ना ही मुझे आप धमका सकते हैं। मेरे साथ धमकी वाला नहीं चलेगा। मेरा प्रश्न बड़ा मूल था, सियासी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर तो मैं कह सकता हूं सीधे तौर पर, अभी एक बार बोला था, सेकंड टाइम फिर से दोहरा रहा हूं कि ना तो मैं बीजेपी पर विश्वास कर सकता हूं, ना इनेलो पर कर सकता हूं, ना मैं कांग्रेस पर कर सकता हूं, क्योंकि कब कौन सा नेता किधर से किधर चला जाएगा और फिर उसका उनसे कितना जुड़ाव हो जाएगा और आरोप बदल जाएंगे, ये पूरा देश देखता है, दुनिया देखती है। इसलिए उस पर तो मैं किसी के साथ भी नहीं खड़ा होता। हां, जो भ्रष्टाचार का दूसरा मुद्दा था, वहां पर मैं जरूर कह सकता हूं कि हां, सरकारों की अगर सख्ती होती है तो उसका जमीन पर असर दिखता है। एक होता है रिश्वतखोरी हो रही, जमकर हो रही, और दूसरा है कि अगर हो रही तो उसकी शिकायत आम आदमी कर रहा और एजेंसियां उस पर एक्शन ले रही हैं। वहां पर मैं जरूर कह सकता हूं कि हां, बीजेपी की सरकार में कहीं बेहतर है या नहीं है, इनेलो की सरकार जब थी तो बेहतर था या नहीं था, वो सवाल हो सकता है। माफी चाहूंगा पंडिता साहब, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विदुरावाला रजत पंडिता आपका भी और राजेश जी आपका भी। तो 3 घटनाएं, तीनों से एक बात सामने आई कि हां, एजेंसियां सख्त तो हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है जो कि जनता जानना भी चाहती है कि क्या यह सख्ती कुछ घटनाओं तक रहती है, कुछ मामलों तक रहती है, या व्यापक तौर पर दिखाई भी देगी। नमस्कार।